Hi guys, welcome to classes. My name is Anshul Mittal and in this video we will be covering the 13th chapter of ACCA F5 and the name of the chapter is Performance Measurement and Control. So guys, इस chapter में जो हमारा first part है मैं तुम्हें बता देता हूँ. This is Financial Performance and Ratio Analysis. तो ये जो चैप्टर तुम्हारा है दिस इज़ एग्जैक्टली सेम एज लाइक जो हमने ACCA F7 में चैप्टर नंबर 22 किया था. दैट वाज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. जिन बच्चों ने F2 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि F2 में भी एक चैप्टर था जो बिल्कुल F3 की तरह था, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल F7 की तरह ये चैप्टर है, बल्कि उससे काफ़ी कम है. ठीक है, तो सारे बच्चे ये जिन बच्चों ने रेशोज़ वाला चैप्टर अब आज तक नहीं करा कभी ACCA में, वो सारे अभी ऊपर मैंने अपनी F7 की वीडियोस का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है. एक बार उसको देख लें, अच्छे से देख लें. रीज़न ये है, अगर तुम ये वीडियोस को देख लोगे तो अगर तुमने F7 नहीं करी तो तुम्हें F7 में भी बेनिफिट मिल जाएगा इन वीडियोस का. एटलीस्ट एक चैप्टर तो हो जाएगा. और F7 अगर तुमने ऑलरेडी करी हुई है दैट मीन्स तुम्हें ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसको गो थ्रू कर लेना. सारा कुछ वही है जो ऑलरेडी वहाँ करा हुआ है. ठीक है, कुछ भी नया नहीं है इस पार्ट में. सो इनको बोलते हैं हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के. मॉनिटरी टर्म्स में हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं अपनी फर्म की, बिजनेस की, कि कैसी परफॉर्म कर रहा है हमारा बिजनेस. ठीक है, तो जैसे हमारी रेशोज प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, रिस्क, दीज आर एग्जैक्टली सेम जैसा हमने वहाँ पढ़ा है. तो इसको एक बार रीड कर लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, सब कुछ वही है A to Z, यहाँ तक सब कुछ वही है बिल्कुल. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इश्यूज सराउंडिंग द यूज ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस. गाइस इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद ही नेक्स्ट पार्ट पे आना. तुम डायरेक्टली उसको छोड़ के यहाँ पे आओगे कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो जिन बच्चों ने, दोबारा बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने F3 पढ़ा हुआ है, सॉरी F7 पढ़ा हुआ है, वो सीधा सीधा एक बार रेशो सारी पढ़ ले और क्वेश्चंस कर ले. जिन्होंने अभी तक F7 नहीं पढ़ा और जिनको F3 में रेशोज़ की भी नॉलेज नहीं है ज़्यादा या भूल चुके हैं, तो F7 की वीडियोस को जो मैंने लिंक दिया है उसको देख लें, सारी वीडियोस देख लें. तुम्हारे F7 का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर F7 का वो भी प्रिपेयर हो जाएगा और यहाँ पे भी तुम्हारे को हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, अब आता है इश्यूज सराउंडिंग द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस. हमने अलग अलग रेशोज़ तो निकाल ली, करंट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, लॉट ऑफ रेशोज़ वी हैव कैलकुलेटेड, गियरिंग रेशो एंड ऑल. बट इन रेशोज़ के प्रॉब्लम क्या है, इन रेशोज़ के इश्यूज़ क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला इशू जो हमारा होता है दैट इज़ शॉर्ट टर्मिनिज्म. शॉर्ट टर्मिज्म का मतलब क्या होता है, ये जो रेशोज़ हम निकालते हैं ये नॉर्मली निकलती है 1 ईयर की. ठीक है, अब 1 ईयर की रेशो मैंने निकाली और सोचो कोई भी रेशो, मैं बहुत ही सिंपल रेशो बोल रहा हूँ, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या प्रॉफिट रेशो, अपनी नेट प्रॉफिट रेशो. जस्ट एन एग्जांपल, नेट प्रॉफिट रेशो कि मेरे जो नेट प्रॉफिट थे सेल्स के यूजुअली 7 to 8% होते थे, लेकिन इस बार मेरे आए हैं 6%. दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मेरी कम हो गई. मैंने क्या किया, अपने ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपना एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस कम कर दिया. मैंने अपनी रेशो को बढ़ाने के लिए नेट प्रॉफिट को एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस कम कर दिया. अब एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस कम हो गया, इट्स ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरी नेट प्रॉफिट रेशो बढ़ के लेट्स से 8% हो गई. गुड, अच्छा हुआ. बट इसका नुकसान ये हुआ, अगर मैंने एडवर्टीज़मेंट अपनी कम कर दी, इसका लॉन्ग टर्म में मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. जस्ट फॉर अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मैंने अपना लॉन्ग टर्म लॉस कर लिया है, क्योंकि एक साल एडवर्टीज़मेंट नहीं करी, मार्केट में और नए प्रोडक्ट आ गए, उनकी डिमांड बढ़ गई, मेरी सप्लाई कम होगी, तो एडवर्टीज़मेंट कम होने की वजह से यहाँ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, अगले साल मेरी सेल ही नहीं हो पाई और काफ़ी इश्यूज़ आ गए. ठीक है, सो इसीलिए रेशोज़ जो होती हैं 2000, ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, दीज आर वेरी शॉर्ट टर्मिज्म. नेक्स्ट होते हैं मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स. सो पॉइंट होता है, जैसे रेशोज़ जो होती है वो कहाँ से निकलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से, है ना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हम सारी रेशोज़ निकालते हैं.
अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी मैनेजमेंट चेक करती है ना, प्रिपेयर बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही तो अपने अकाउंटेंट रखती है ना जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सो सोचो जस्ट एन एग्जांपल कि मेरी कोई रेशो कम आ रही है, ठीक है, मेरी कोई रेशो कम आ रही है, दिखाने के लिए सिर्फ मैंने अपनी रेशो बढ़ा दी, दिखाने के लिए मतलब रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सेल्स जो थी, टर्नओवर काफ़ी कम आ रही थी, मुझे सेल्स बढ़ानी थी क्योंकि काफ़ी सारी रेशोज़ में टर्नओवर यूज़ होता है। टर्नओवर कम होने की वजह से मेरी जो रेशोज़ थी काफ़ी कम आ रही थी। मैंने क्या किया, ये मेरा साल ख़त्म हुआ, रेशोज़ ऑब्वियसली हम इस साल तो नहीं अगले साल कहीं पे कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस तो हमेशा पुरानी चेक होती है, अगले साल की परफॉर्मेंस तो चेक ही नहीं कर सकते। ये मेरा 1 साल था, दिस इज़ माई 1 ईयर। अगले साल मैं जब रेशोज़ चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या किया कि अरे काम करते हैं, इतनी सेल्स को भी ना इसी साल में डाल देते हैं। एंट्री करने में क्या आ जाता है, सेल तो हुई है, इस साल में डाल देते हैं। इस साल में डालने से क्या होगा, टर्नओवर बढ़ जाएगी, और टर्नओवर बढ़ जाएगी तो हमारी रेशोज़ अच्छी आ जाएंगी। दैट इज़ लाइक मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट। तो मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट कैसे हो सकता है, एक्सीलरेटिंग रेवेन्यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया, रेवेन्यू इंक्लूडेड इन 1 ईयर मे बी रॉन्गली इंक्लूडेड इन प्रीवियस ईयर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डिलेइंग कॉस्ट, मेरा एक खर्चा था जो यहाँ पे मुझे करना था, ठीक है, मैंने वो खर्चा दिखा दिया कि ये अगले साल का खर्चा, इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो मेरी कॉस्ट कम होगी, इससे भी मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए। कॉस्ट इनकर्ड इन 1 ईयर मे बी रॉन्गली रिकॉर्डेड इन नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड मीट टारगेट्स। अंडरस्टेटिंग अ प्रोविजन और अक्रूवल, अगर मेरा कोई, जैसे मान लो तुम सबको पता है जिन्होंने F7 पढ़ी हुई है, F3 तो पढ़ी होगी, अगर B.Com करके एग्जाम्शन लेके आए हो तो अकाउंट्स डेफिनेटली पढ़ी होगी, तो दैट मीन्स तुम्हें ये पता है कि डेटर्स पे हम प्रोविज़न बनाते हैं। मेरे 1 करोड़ के डेटर थे और नॉर्मली जो मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड था 5% डेटर्स मुझे पैसे नहीं देते, तो दैट मीन्स मुझे 5% का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। 1 करोड़ का 5% इज़ 5 लाख, तो मुझे 5 लाख का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। एंड प्रोविज़न इज़ डिडक्टेड फ्रॉम इज़ एन एक्सपेंस, तो इससे प्रॉफिट कम होता है। मैंने क्या किया, मैंने प्रोविज़न 5 लाख की जगह 2% दिखा दिए 2 लाख। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो अपना एक्सपेंस 5 लाख दिखाना था वो 5 लाख की जगह मैंने अपना एक्सपेंस 2 लाख दिखा दिया और इससे मेरे प्रॉफिट इंक्रीज हो गए। दैट इज़ अंडर स्टेटिंग अ प्रोविज़न और अक्रूवल। दूसरा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज़ मैनिपुलेट करने से कैसे हमारी रेशोज़ ठीक हो सकती हैं। सो जो क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लेस, हमारा ये फॉर्मूला होता है। मैंने देखा कि कॉस्ट मेरी कम है, NRV ज़्यादा है, मैंने कॉस्ट छोड़ के सीधा NRV पे दिखा दी क्योंकि NRV ज़्यादा है। और एक चीज़ मैंने सबको बताई हुई है कि क्लोजिंग स्टॉक का हमारे प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाई है तो प्रॉफिट्स भी मेरे ज़्यादा ही आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाई है तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, एग्जाम्पल इन्होंने भी यही दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूज मे बी ओवर स्टेटेड रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तीसरा जो हमारा इशू आता है विद द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, दैट मीन्स अकाउंटिंग रेशियोज, इज इट डू नॉट कन्वे द फुल पिक्चर। ये कभी भी फुल पिक्चर नहीं बताते। ये जो रेशोज़ होती हैं ये सिर्फ हमें बताती है हमारा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, बिजनेस में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, सब कुछ ये बताती है। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितनी है। वी विल नेवर बी एबल टू नो कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं। 1 साल तो रेशोज़ ठीक आ गई, अगले साल का नहीं पता ठीक आया नहीं है क्योंकि कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है हमारी सेल में, एसेट जो हम सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं उसमें इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। क्वालिटी रेशोज़ कभी भी हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बताएगी, क्वालिटी कैसे आपके प्रोडक्ट की, मार्केट में कितना नाम है, वैल्यू कितनी आपके प्रोडक्ट की, ये कभी भी रेशोज़ नहीं बता सकती। सो व्हेन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ मेजर्स शुड बी यूज्ड, बेसिकली नॉट ओनली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड NFPIs। ये कोई फिक्स नहीं होते, हर बिजनेस का अलग होता है एंड दीज आर वेरी लॉजिकल, ठीक है।
चलो ये पढ़ते हैं एक बार इलस्ट्रेशन गाइस, एक बार रीड कर लेना, जस्ट गिव इट अ रीड, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है, जस्ट गिव इट अ रीड, ये रेशो से रिलेटेड ही है। अब आता है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स NFPIs। सो एक बार इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ के इनकी थ्योरी से हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी NFPIs के बारे में। The previous section review the problems of using financial performance indicators as a sole indicator of performance. This section review the use of non-financial performance indicators as an additional tool to monitor performance and maximize long-term profitability. कि NFPIs यूज़ करने से इट्स अ एडिशनल टूल जिससे हमें अपनी परफॉर्मेंस भी पता चलती है और इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म। As we will see, a company may choose to use mixture of financial and non-financial performance indicators in order to achieve optimum system for performance measurement and control। मतलब कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल या सिर्फ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज़ नहीं करती, दोनों का एक मिक्स बना के यूज़ करती है जिससे उसको अपने बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। A firm's success usually involves focusing on a small number of critical areas that they must excel at। कि बिजनेस के जो एम होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे एम होते हैं, हर बिजनेस का अलग अलग होता है, बट कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो सारे बिजनेस में यूज़ होती हैं। क्या? हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट पीपल वांट। जो लोग चाहते हैं उस टाइप के हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे पेप्सी को इज़ द कंपनी जो पेप्सी, लेज और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। लेज इज़ ऑल्सो ऑफ पेप्सी, ठीक है, काफ़ी बच्चों को शायद नहीं पता होगा। लेज जो हम खाते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ ब्रांड ऑफ पेप्सी, ठीक है। बहुत सारी फ्रूट ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे फ्रूटी एंड ऑल, तो उसमें भी बहुत ड्रिंक्स ऐसी हैं जो पेप्सी को कंपनी की हैं। तो एक कंपनी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो लोग चाहते हैं। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम और इमेज, low prices of the product, quick delivery, customer satisfaction perhaps through high quality, these are some common critical areas जो हर बिजनेस फोकस करता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस फ्यूचर के लिए अच्छी रहे। Most of these are best assessed using non-financial performance indicators. Financial performance appraisal often reveals ultimate effect on operational factors and decisions, but non-financial performance indicators needed to be monitored causes। कि वो सिर्फ हमें फाइनेंशियल फैक्टर्स बताता है कि क्या रेशो की वजह, क्या बिजनेस में काम ठीक हुआ है, क्या मैनेजमेंट सबसे ठीक करी है, वो बताता है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी रेशो सही आई है कि नहीं आई, पूरा प्रॉपर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, हमारी एसेट्स का चीज़ें वेस्ट तो नहीं हो रही, वो उससे पता चल जाती है। बट इन चीज़ों का हमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर से पता चलता है कि कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, कस्टमर रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें NFPI से पता चलती हैं। सो गाइज, ये जो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है ये मैं अभी के लिए आई एम नॉट डूइंग इट, ठीक है। आई वुड सजेस्ट तुम इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेना। इट्स अ वेरी बिग टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, इसको करने में बहुत टाइम लगेगा, नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ही सिंपल है। तुमने ऑलरेडी बजट एक्चुअल वगैरह करा हुआ है, वेरिएंसेस निकाले हुए हैं, तो जब तुम पढ़ोगे इसका सॉल्यूशन यू विल कम टू नो अबाउट इट। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स लेंदी, बट आई वुड सजेस्ट कि एक बार तुम सब ये क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझना, सॉल्यूशन एक बार इसका पूरा थॉरली ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मैं आगे कभी जाके कराऊंगा, बट अभी के लिए मैं नहीं करा रहा इसको, क्योंकि चैप्टर हमारे, मैं जस्ट चाहता हूँ कि F5 जितनी जल्दी हो सकता है कंप्लीट हो, बिकॉज मुझे उसके बाद फिर एग्ज़ाम किट F2 की, F7 की भी सॉल्व करनी है, देन F5 की भी एग्ज़ाम किट सॉल्व करूँगा। सो आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू और दैट टू इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, सो दैट्स वाई मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट आता है हमारा द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। सो बैलेंस स्कोर कार्ड बेसिकली गाइस क्या कहता है? बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल फॉर एम्फेसिस द नीड टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन विच कवर्स ऑल रेलिवेंट एरियाज फॉर परफॉर्मेंस। कि बैलेंस स्कोर कार्ड में हमने कुछ प्रोस्पेक्टिव्स बनाए हैं, हमारे कॉमन प्रोस्पेक्टिव, जो हमारी पूरी परफॉर्मेंस, बेसिकली जो रेलिवेंट परफॉर्मेंस हर बिजनेस को चाहिए होती है, वो कवर करते हैं। सो दीज आर बैलेंस स्कोर कार्ड। सो 4 प्रोस्पेक्टिव्स आर, पहला है कस्टमर, सेकंड इंटरनल, थर्ड इनोवेशन एंड लर्निंग, एंड फोर्थ इज फाइनेंशियल। दैट मीन्स जो हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर
एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दोनों का मिक्स करके हमने कुछ बैलेंस स्कोर कार्ड बना दिए। तो 4 प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं हर बिजनेस के लिए। पहला, कस्टमर, व्हाट इज इट अबाउट दैट न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर वैल्यू, के नए कस्टमर कितने ऐड हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर कितने रिटर्निंग है हमारे, कौन छोड़ के नहीं जा रहा हमारा प्रोडक्ट। इंटरनल, व्हाट प्रोसेसेस मस्ट वी एक्सेल एट टू अचीव आवर फाइनेंशियल एंड कस्टमर ऑब्जेक्टिव, कि हमारे कौन से प्रोसेसेस हैं जिसमें हमें बेस्ट रहना, जैसे हमारा जैसे आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट, तभी कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा कि अगर चीज़ मिली है तो उसकी केयर करने के लिए भी कंपनी है। इनोवेशन एंड लर्निंग, हाउ कैन वी कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड क्रिएट फ्यूचर वैल्यूज़। एंड लास्ट इज फाइनेंशियल, हाउ डू वी क्रिएट वैल्यू फॉर आवर शेयर होल्डर्स, के शेयर होल्डर्स के लिए हम एक एडिशनल वैल्यू क्या कर रहे हैं कि कस्टमर दूसरा प्रोडक्ट लेने की बजाय हमारा प्रोडक्ट ले, या जो हमारे शेयर होल्डर हैं कंपनी के यानी ओनर्स, उनको हम एक एडिशनल वैल्यू क्या दे रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, रेशोज़ अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, एक बार ये करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी ये कैसी है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फास्टर Pasta is an Italian fast food restaurant that specializes in high quality, moderately priced, authentic Italian pasta dishes and pizzas. तो मुंह में पानी आ गया। The restaurant has recently decided to implement a balanced scorecard approach and has established the following relevant goals for each prospective. Okay. अब इसने क्या क्या पर्सपेक्टिव बनाया है। पहला हमारा होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, उसके लिए इसने क्या गोल्स रखे हैं, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर्स, के नए कस्टमर भी और हैं, और जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर थे, जैसे पहले 100 में से 50 आते थे, तो अब 100 में से हमारे 52 रिटर्निंग कस्टमर्स बढ़ जाएं। दूसरा, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, की कस्टमर की कंप्लेंट्स हमारी कम हो। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोस्पेक्टिव हैं, अभी मैं इनको नहीं पढ़ रहा, अभी पहले हम डिटेल्स देखते हैं, एक एक प्रोस्पेक्टिव पढ़ के बताते हैं कि क्या वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ। अभी क्या बता रहे हैं कि टू इंक्रीज नंबर ऑफ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। ओके, सो ये हमें डेटा दिया हुआ है पूरा। यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेजर्स, कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन वेदर और नॉट द फास्टर पास्ता हैज़ अचीव इट्स गोल। तो सबसे पहला उसका गोल का क्या था कि हमारे नए कस्टमर्स बढ़े। अब देखो, टोटल कस्टमर्स हमारे पहले थे 11,600, अब हो गए 12,000, दैट मीन्स हमारे टोटल कस्टमर में इंक्रीज हुआ है। न्यू कस्टमर्स पहले थे 4,400, अब हैं 4,750, सो यस हमारे नए कस्टमर्स भी बढ़े हैं। विच ऑफ दीज आर एग्जिस्टिंग कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर पहले जो हमारे रिटर्न होते थे वो थे 7,200, अब है 7,250, दैट मीन्स हमारे दोनों गोल्स अचीव हुए हैं। कंपनी इज एबल टू अचीव द टारगेट। हालांकि एग्जिस्टिंग कस्टमर में बहुत ही स्लाइट चेंज आया, एग्जिस्टिंग रिटर्निंग कस्टमर बहुत कम इंक्रीज हुए हैं, बट हुए हैं, लेकिन टोटल जो हमारे नए कस्टमर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि तुम्हें एक चीज़, अब तुम स्किल लेवल पे हो, हमें और ज़्यादा एनालाइज करना है, अब हम रेशोज़ भी निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे अब देखो एक छोटी सी रेशो निकालता हूँ, मैं इसकी रेशो और इसकी रेशो निकालता हूँ, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, इनटू 100 कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 4,400 डिवाइड बाय 11600 into 100, that is 37.93, so this is 38 कर देता हूँ मैं, 38%, और ये है 4,750 डिवाइडेड बाय 12,000 into 100, that is 39.58, तो 39.6%। दैट मीन्स ओवरऑल जो हमारे टोटल कस्टमर्स हैं उसमें परसेंटेज इंक्रीज हमारी कौन सी हुई है, नए कस्टमर्स की। परसेंटेज नए कस्टमर्स की हमारी काफ़ी इंक्रीज हुई है। एग्जिस्टिंग कस्टमर का देखते हैं, 7,200 डिवाइड बाय 11600 इंटू 100, दैट इज 62.06, 62.07 ये हो गया मेरा, कि एग्जिस्टिंग कस्टमर जो टोटल कस्टमर में पहले 62% मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, और अब 7,250 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100, दैट मीन्स अब है 60.40, 60.40।
ये है मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर। दैट मीन्स टोटल कस्टमर में मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर की परसेंटेज अब कम है। इसका मतलब क्या है, देखो गाइस, मेरे नए कस्टमर्स नंबर्स, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स, नंबर बढ़ना चाहिए। तो नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स तो हमारे बड़े हैं, विच इज़ गुड। लेकिन अगर मैं एक नया अपना ऐड ऑन बताऊं कि मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर की परसेंटेज थी वो अब कम हो गई है, दैट मीन्स टोटल कस्टमर में एग्जिस्टिंग कस्टमर कम है, नए कस्टमर ज़्यादा है। नए कस्टमर ऐड हो रहे हैं, इट इज़ गुड, अच्छी बात है। लेकिन पुराने कस्टमर हमारे थोड़े से कम हो रहे हैं, मे बी बिकॉज कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद आर प्रोडक्ट। कि हमारे जो रिटर्निंग कस्टमर हैं वो नंबर वाइज तो बढ़ रहे हैं लेकिन ओवरऑल में काफ़ी कम हो गए। दैट मीन्स हमें थोड़े से और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। हमारे कस्टमर्स जो थे उनका रिटर्निंग कस्टमर्स थोड़े से कम है तो गोल हमारा अचीव हो रहा है, दैट्स राइट। नेक्स्ट था टू रिड्यूस परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, कि परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स हमें कम करनी है। तो आई जस्ट रब इट कि पहले हमारी जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, तो 464 डिवाइडेड बाय 11600 इंटू 100, दैट मीन्स पहले 4% कंप्लेंट आती थी, अब कितनी आती है 840 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100, 840 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100, दैट इज 7%। तो ये हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है क्योंकि हमारी कस्टमर कंप्लेंट्स की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मे बी इसी की वजह से हमारे रिटर्निंग कस्टमर कम होते जा रहे हैं क्योंकि कंप्लेंट ज़्यादा हो रही है। तो इसमें कमेंट तुम क्या लिख सकते हो कि कमेंट इज़ लाइक कि हमें कस्टमर कंप्लेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है एंड वी हैव टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू सी कि क्यों कस्टमर की कंप्लेंट्स बढ़ रही है, क्या प्रोडक्ट में कमी आई है या फिर हमारा स्टाफ ठीक से उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। कुछ ऐड ऑन हमें बताना पड़ेगा, कमेंट अच्छा सा देना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हमारा जो कस्टमर प्रोस्पेक्टिव था, ये दोनों टारगेट ये अचीव हुआ, ये अचीव नहीं हुआ। दूसरा इंटरनल, to reduce the time taken between taking a customer order and delivering the meal to the customer, कि हम कस्टमर का ऑर्डर लेने से डिलीवरी तक का टाइम कम हो, एंड टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर भी कम हो। तो देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है। टाइम बिटवीन टेकिंग एन ऑर्डर टू रिसीविंग मील, पहले 4 मिनट लगते थे, अब कितने लगते हैं 3 मिनट। पहले 4 मिनट लगते थे, अब कितने लगते हैं, सॉरी 13 मिनट्स, 3 मैंने वो 1 देखा नहीं। पहले कस्टमर का ऑर्डर लेने में और मील तक आने में 4 मिनट लगते थे, लेकिन इस साल 13 मिनट लगते हैं, जबकि हमने सोचा था कि टाइम कम होना चाहिए, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर दे उसका टाइम, उसको जल्दी डिलीवरी मिलनी चाहिए। बट ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसमें अगर हम कमेंट देना चाहें तो अपना कमेंट क्या देंगे एज अ प्रोफेशनल, हम ये बोलेंगे बिजनेसमैन को, फास्टर पास्ता को, कि फास्टर पास्ता एज लाइक द इन्फॉर्मेशन दैट यू गिव, इट इज़ सीन दैट इसकी वजह से तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मे बी इसी की वजह से तुम्हारी कंप्लेंट्स भी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ठीक है, और आज की डेट में कस्टमर जो सबसे ज़्यादा फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन कि कितनी जल्दी उसको खाना टेबल पे सर्व हो रहा है। अगर लेट होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर विल नॉट बी सेटिस्फाइड और आगे जाके यू विल सफ़र अलॉट। तो यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग, मे बी अपना थोड़ा सा स्टाफ इंक्रीज़ करो, अपने शेफ्स और बढ़ाओ, जिसकी वजह से कस्टमर को उनका ऑर्डर टाइम पे मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, कि स्टाफ टर्नओवर रिड्यूस करनी है, लेकिन स्टाफ टर्नओवर तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, इट हैज़ इंक्रीज। तो मतलब ये भी गोल हमारा अचीव नहीं हुआ। तो स्टाफ टर्नओवर इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मतलब बहुत सारे लोग हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं और हमें नई हायरिंग करनी पड़ रही है। ये तुम देखो, अगर सारा कुछ रीज़न जो है वो इसी वजह से, जो पुराने जो एम्प्लॉयज़ थे, कुक्स थे, शेफ्स थे, जो बड़ी जल्दी खाना बनाते थे, उनकी जगह नए शेफ़ आ गए, उनको टाइम लग रहा है सीखने में, पूरा प्रोसेस समझने में, क्योंकि 40% लोग छोड़ के जा चुके हैं और नए आ चुके हैं। तो दैट मीन्स इस पे तो हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मे बी उनको थोड़े से इंसेंटिव्स और ज़्यादा दो, उनको थोड़े से बोनसेस दो, उनको टारगेट्स बहुत ज़्यादा हाई ना रख के नॉर्मल टारगेट रखो, तो शायद वो ये कंपनी ना छोड़े। ठीक है, उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट, इनोवेशन एंड लर्निंग टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस, के नए डिशेस से हमारा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए।
तो रेवेन्यू पुराने डिशेज से हमारा था 22,000, नई डिशेज से हमारा है 39,000, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं इसमें भी एक परसेंटेज निकाल के चलूँ कि 2018 में टोटल रेवेन्यू में 22,000 डिवाइडेड बाय इट इज़ 20%, के टोटल सेल में 20% हमारा रेवेन्यू जो था वो नई डिशेस का था। इस बार 39600 डिवाइड बाई 13200 इंटू 100, दैट मीन्स 30% हमारा जो है नई डिशेस से है। दैट मीन्स ये भी अच्छा है कि नई डिशेस की वजह से हमारी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। नेक्स्ट, ये नहीं अचीव हुआ, ये नहीं अचीव हुआ। टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ स्टाफ टाइम स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, स्टाफ टाइम स्पेंड ऑन ट्रेनिंग पहले था 5%, अब है 2%। ओहो, स्टाफ टाइम तो हमारा काफ़ी कम हो गया है ट्रेनिंग का, मतलब हम स्टाफ को ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स की वजह से डिशेस बनने में दिक्कत आ रही हैं, और इस वजह से कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कम हो गया, कंप्लेंट ज़्यादा है, और पुराने कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहे। दिस इज़ हाउ वी हैव टू एनालाइज एंड टेल टू राइट कमेंट करके कि ये हमारा रीज़न है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो, ठीक है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर, टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर। ओके, अब स्पेंड पर कस्टमर में हमें क्या देखना है? तो स्पेंड पर कस्टमर का गाइस मतलब क्या है कि कस्टमर हमें, एक कस्टमर ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू देता है। तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर हमारे इतने थे, टोटल रेवेन्यू हमें इतना आया है, दैट मीन्स 1,10,000 डिवाइड बाय 11600, दैट मीन्स $9.48 पर कस्टमर। कि नॉर्मली जब एक कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट में आता है, चाहे रिटर्निंग हो चाहे न्यू हो, $9.48 एक कस्टमर स्पेंड करता है, और हमें यही बढ़ाना था। तो 132,000 डिवाइड बाय 12,000, दैट इज़ $11। तो डेफिनेटली हमारी ये वैल्यू बड़ी है। कस्टमर जो है पहले $9 स्पेंड करता था पर कस्टमर, अब $11 स्पेंड करता था, विच इज़ रियली गुड, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है कि हमारा ये बढ़ चुका है। नेक्स्ट हमारा था इसमें पॉइंट लास्ट, टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो सेम इसमें भी अब देखो, तुम्हारे को सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, तो यहाँ इनका मार्जिन निकाल लोगे। ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर में रेशियोज तुम्हें पता ही है, और रेशियो बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और कोशिश करो कि रेशियो और ज़्यादा बढ़े और अच्छा रहे। दिस इज़ हाउ वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन लाइक दैट। एनालाइज करना है, एनालिसिस अपना लिख के कमेंट में बताना है। एडिशनल एग्जाम्पल, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये सेम उसी तरह से है, इसमें उसी बिजनेस को जो ऊपर दिया हुआ है उसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बेनिफिट्स, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज इट फोकस ऑन फैक्टर्स इंक्लूडिंग नॉन फाइनेंशियल वंस विच विल एनेबल टू सक्सीड इन लॉन्ग टर्म। इट प्रोवाइड्स एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्फॉर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस स्कोर कार्ड एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन भी देता है, मतलब बाहर की इन्फॉर्मेशन भी देता है, और इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी देता है। यानी एक्सटर्नल मतलब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और इंटरनल मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर। Problems with balance scorecard is the selection of measures can be difficult। कि हम क्या measures चूज़ करें हमें यही नहीं पता। यहाँ तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ था कि कस्टमर ये चीज़ें हैं जो हमने टारगेट्स बनाए हैं, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है, बट ये चूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक बिज़नेस क्या चूज़ कर सकता है। अब जैसे मैं अगर कोचिंग सेंटर चलाता हूँ तो मैं अपना क्या इंडिकेटर चूज़ करूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कि स्टूडेंट मेरे पास हर साल नए ऐड हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने डॉट हटा दिया गलती से। ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी डिफिकल्ट, फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेनिंग फीडबैक फ्रॉम कस्टमर कैन प्रूव डिफिकल्ट। अब कस्टमर हमारे पास पुराना आ रहा है, नया आ रहा है, हर बार थोड़ी कस्टमर को बोलेंगे कि बता के तो ओल्ड कस्टमर है, नया कस्टमर है। डॉक्टर्स के केस में इट इज़ वर्केबल, क्योंकि डॉक्टर्स के केस में नए कस्टमर से थोड़ी पुराने कस्टमर से फीस थोड़ी कम ली जाती है, कि रिटर्निंग कस्टमर है तो कम फीस है। बट वेन एवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट वालों जब भी तुम वहाँ खाने जाओगे, तुमसे पूछे पुराने कस्टमर हो, नए कस्टमर हो, और नए कस्टमर है, इट्स नॉट ईजी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड
ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेजर्स दैट मे बी चूजन, कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए और ओवरलैप्स हो जाए और गलतियों के चांसेस हों. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म दो रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन स्टाफ ट्रेनिंग, कि मैंने सोचा था स्टाफ ट्रेनिंग बढ़ानी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है. अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए मुझे कॉस्ट कम करनी पड़ेगी और स्टाफ ट्रेनिंग का बहुत खर्चा होता है, बाहर से बंदे बुलाने पड़ते हैं, पूरी जगह बुक करानी पड़ती है, पूरा एक हॉल बुक कराना पड़ता है, उसके खर्चे. तो मैंने स्टाफ ट्रेनिंग कम कर दी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया. तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हालांकि अकेला ये एक्सपेंडिचर नहीं है, और भी चीज़ें हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हर एक्सपेंस का कोई बेनिफिट होता है. अब एडवर्टीजमेंट का भी एग्जांपल लगा लो, एडवर्टीजमेंट मैंने कम कर दी प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बट एडवर्टीजमेंट पे खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि और लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले और मेरी सेल हो. सो दीज आर प्रॉब्लम्स विद बैलेंस स्कोर कार्ड. नेक्स्ट आता है हमारा द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. सो गाइज, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या होता है? इट इज़ काइंड ऑफ लाइक जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है विच बैलेंस स्कोर कार्ड, बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा इन्हांस कर दिया और ज़्यादा अच्छा बना दिया. ठीक है, कैसे? तो फिट्जगेरल्ड एंड मून डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क फॉर द डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, पर्टिकुलरली विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज. याद रखना कि जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल होता है, दिस इज मोर टूवर्ड सर्विस इंडस्ट्रीज एंड नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. दे बेस देयर एनालिसिस ऑन 3 बिल्डिंग ब्लॉक. देयर आर 3 बिल्डिंग ब्लॉक. एक होता है डायमेंशन, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है रिपोर्ट. तो डायमेंशंस क्या होता है बेसिकली, कि हमें क्या चीज़ मेजर करनी है, क्या चीज़ हमें मेजर्स करनी है, क्या गोल्स हमें अचीव करनी है, दोज आर कॉल्ड डायमेंशंस. तो देर आर 6 डायमेंशंस इन अ बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल विच कैन बी स्प्लिट इनटू 2 कैटेगरीज. अभी अगर कैटेगरीज तुम हटा दो तो देर आर 6 डायमेंशंस. फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस हमारी कैसी है, सेकंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसा है और इनोवेशन कैसी है. दीज आर 6 डायमेंशंस जो हमारी आती हैं. डाउनस्ट्रीम रिजल्ट्स मतलब कि कौन से टारगेट्स, एक तरह से जो मैंने इसको पढ़ने का तरीका बताया है, कौन से टारगेट्स ऊपर वाले डिसाइड करते हैं जो नीचे वालों को फॉलो करने होते हैं. तो ये टारगेट्स ऊपर वाले डिसाइड करते हैं कि कंपटीशन हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इनोवेशन, ये जो डाउन वाले लोग होते हैं इन सबको ये चीज़ फुलफिल करनी होती है ताकि ये सारी हमारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ें अचीव हो. लास्ट 4 आर द ड्राइवर्स ऑफ द टॉप 2, कि इन दो को कैसे अचीव करना है, ये उन सब के ड्राइवर्स है. कि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी देनी है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमारा बिजनेस, रिसोर्स प्रॉपर यूटिलाइज हो, वेस्ट ना हो, और हम इनोवेट करते रहें. इससे ही हमारे कॉम्पिटिटिव और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छे होंगे. तो डाउनस्ट्रीम रिजल्ट्स और कैसे अचीव होंगे, थ्रू दीज अपस्ट्रीम डिटर्मिनेंट्स. सो दीज आर 6 डायमेंशंस. ठीक है, कॉम्पिटिटिव, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और कैसे होते हैं अचीव, क्वालिटी ऑफ सर्विस से, फ्लेक्सिबिलिटी से, इनोवेशन से, एंड प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. अब उसके बाद जो हमारा सेकंड ब्लॉक आता है बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इन सब के लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए. स्टैंडर्ड्स आर द टारगेट सेट फॉर द मैट्रिक चूजन फ्रॉम द डायमेंशंस. इन डायमेंशंस के लिए मैंने कुछ टारगेट सेट कर दिए कि हमारा जो मार्केट कैप होगा, टोटल जो मार्केट में शेयर है, हमारा एटलीस्ट 60% होना चाहिए. अगर दो, बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री मेन 3 है, जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल. अब सबको पता है कि वोडाफोन का चीज़ें कम होती जा रही है, वोडाफोन का शेयर प्राइस भी गिर रहा है, वोडाफोन खुद अपना शेयर सेल ऑफ करता जा रहा है. सो दैट मीन्स इससे बेनिफिट किसको होगा, जियो और एयरटेल को. एयरटेल ने टारगेट लगाया, लेट्स से एग्जांपल, पूरे टोटल मार्केट में पहले 38% शेयर हमारा था, अब हमें अपना शेयर 42% करना है. जैसे मर्जी करके सर्विस अच्छी दो, क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, टेक्नोलॉजी हो, एडवांसमेंट हो, वो सब चीज़ें करनी है. सो स्टैंडर्ड्स आर टारगेट सेट फॉर द मैट्रिक चूजन फ्रॉम द डायमेंशंस. और उसके बाद इट टू एंश्योर सक्सेस, इट इज़ वाइटल दैट एम्प्लॉयज़ व्यू स्टैंडर्ड्स एज अचीवेबल, फेयर एंड टेक ओनरशिप ऑफ देम.
कि जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं एम्प्लॉयज़ उन सबको अचीव कर सके, वो उनको लगे कि हाँ हम ये अचीव कर सकते हैं, तभी उन स्टैंडर्ड्स को सेट करने का फ़ायदा है, अदरवाइज देयर इज़ नो रीज़न हम लॉस में जाएंगे। सेकेंड आता है रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड्स क्या होता है? रिवॉर्ड्स आर द मोटिवेटर्स फॉर द एम्प्लॉयज़ टू वर्क टूवर्ड स्टैंडर्ड सेट। कि अगर हमने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है और वो अचीव कर रहे हैं, तो हम उनको उसके लिए प्रॉपर रिवॉर्ड दें, जैसा कि मैंने लास्ट एग्जांपल में भी बताया था, उनको प्रॉपर बोनसेस दें, तभी वो और अच्छे से काम करेंगे। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर देम। एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशन फाइनेंशियल टर्म्स ही होती है कि उसको बोनस दो, उसको और बेनिफिट दो, उसको एक मोबाइल गिफ्ट कर दो, कुछ कर दो, ठीक है। दैट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर देम। सो इन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में देयर आर 3 ब्लॉक्स। डायमेंशंस मतलब क्या हमें अचीव करना है, स्टैंडर्ड क्या टारगेट है उसका, और रिवॉर्ड कि अगर वो टारगेट अचीव होगा तो हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई हुई है। डायमेंशंस, ये 6 इनके जो डायमेंशंस थे, प्रॉफिट, कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। स्टैंडर्ड मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ओनरशिप ले काम करने की, वो उसको अचीव कर सकें, और हम इक्विटी हो, इक्विटी मतलब कोई बायसनेस ना हो, सारे एम्प्लॉयज़ को हम इक्वली ट्रीट करें। देयर शुड बी इक्विटी, मैन वुमेन सबको एक लेवल पे रखें, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा बेनिफिट किसी को कम, बिल्कुल इक्वल एंड लेवल पे, वो होता है स्टैंडर्ड। रिवॉर्ड्स हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए कि क्या रिवॉर्ड्स हम देंगे, घूम झूठे नहीं होने चाहिए। मोटिवेशन होती है ऐसे एम्प्लॉयज़ की, और कंट्रोलेबिलिटी के रिवॉर्ड्स की वजह से हम अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको बोल देंगे भैया तुम जाओ, हम दूसरा एम्प्लॉय रखेंगे। वी कैन कंट्रोल दैट पार्ट कि एम्प्लॉय इज़ नॉट डूइंग गुड, इसके आज तक टारगेट अचीव नहीं हुए, इसको निकाल दो। हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को। सो दीज आर 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स, और ये होती हैं 6 डायमेंशंस। अब इन्होंने बस यही बताया हुआ है कि परफॉर्मेंस डायमेंशन जैसे हमारी 6 डायमेंशंस होती हैं, तो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस के, कि मार्केट शेयर कितना होना चाहिए, सेल ग्रोथ, हमारा कस्टमर बेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वही तीनों रेशोज़, ये तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑलरेडी जो रेशोज़ मैंने बोला था पुरानी वीडियो से देख लेना। क्वालिटी ऑफ सर्विस, कितना रिलायबल हमारी सर्विस है, कितना हमारा स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और कॉम्पिटेंस कितना है हमारी। फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी स्पीड कितनी है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, प्रोडक्टिविटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है। इनोवेशन, एबिलिटी टू इनोवेट, परफॉर्मेंस ऑफ इनोवेशन। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स जो बस एक बार पढ़नी है। सो दीज आर 6 डायमेंशंस, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 स्टैंडर्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ओनरशिप, अचीवेबिलिटी एंड इक्विटी व्हेन सेटिंग टारगेट। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसका देखो सिंपल सा एग्जांपल तुम सॉल्यूशन से देखोगे तो शायद उसमें यही मिले, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय ओनरशिप नहीं ले रहा वो काम करने की, वो कभी टारगेट्स अचीव ही नहीं कर पाएगा। वो ओनरशिप तभी लेगा जब हमारे टारगेट्स अचीवेबल होंगे, और जब हम इक्वली सबको टारगेट सेम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक को कम दिया एक को ज़्यादा दिया, तभी हमारा एम्प्लॉय टारगेट अचीव कर पाएगा, ठीक है। ऐसी ये दोनों इसका सॉल्यूशन से एक बार रीड कर लेना, तुम्हें इसकी थ्योरी अच्छे से पता चल जाएगी, समझा मैं तुम्हें चुका हूँ। एडिशनल एग्जाम्पल इसके, यूजिंग द 6 डायमेंशन ऑफ फिट्सगेराल्ड एंड मून सजेस्ट सम मेजर्स फॉर अ नेशनल कार डीलरशिप नेटवर्क। अगर कार डीलरशिप है तो उसके लिए क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं, 6 डायमेंशंस में हम क्या क्या चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो, जैसे मैंने बताया था ना इंडिकेटर्स, हम जो हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड था वहाँ पे भी बहुत मुश्किल होता है इंडिकेटर्स ढूंढना, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, इंडिकेटर्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पर डीलर कितना है, कितने उसके मार्जिन आ रहे हैं, ठीक है। मार्जिन मतलब कितना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वो पर सेल कमा रहा है। एवरेज डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ डिस्प्लेड लिस्ट प्राइस, के कितना डिस्काउंट वो दे रहा है। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, लोकल मार्केट शेयर के, लोकल मार्केट में कितनी उसकी कार ज़्यादा बिक रही हैं। नेशनल मार्केट, ओवरऑल नेशनल मार्केट में उसकी कार्स कितनी ज़्यादा बिक रही हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, ये कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, कि जब भी हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं अपने बिजनेस की,
तो हमें एक्सटर्नल कंसिडरेशंस, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोचना है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता है जो एक्सटर्नल पर्सन जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है उसके भी टारगेट अचीव हो रहे हों। तो हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है जो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। सो performance measures provide useful information to management which aids in control of the business. However, they need to be considered in a wider context of the business external environment to gain a comprehensive overview of how the business has performed and to inform plans and develop business activities to improve its performance. External considerations which are particularly important are, पहला होता है stakeholder. स्टेक होल्डर, दिस इज़ नॉट अ शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब ऑल द इंडिविजुअल हु हैव सम इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस से उनका कोई कनेक्शन है, जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, लोन प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, कस्टमर्स, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। दीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर बिजनेस। तो हमें इनके अकॉर्डिंग भी सोचना पड़ेगा और इनके अकॉर्डिंग भी अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी। स्टेक, बिकॉज जैसे मैंने बताया था, स्टेक होल्डर विल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड कंपनीज में डील विद दिस बाय हैविंग अ रेंज ऑफ परफॉर्मेंस मेजर टू असेस अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव। हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अलावा स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि क्या उनके ऑब्जेक्टिव भी अचीव हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, लोन प्रोवाइडर, ये सिंपली बोलेगा कि बंदा जो है वो लोन टाइम पे कर रहा है। अगर वो लोन टाइम पे कर रहा है बिजनेस, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, कि लोन का इंटरेस्ट हम टाइम पे कर रहे हैं। अब रेशोज के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, अगर हम एक महीना एक साल का इंटरेस्ट ना दें तो एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो रेशो हमारे बिजनेस के लिए सही है, बट फॉर द लोन प्रोवाइडर दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि वो आगे से हमें शायद लोन ना दे या उस पर पेनल्टी चार्ज कर ले, आगे के लिए हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी पड़ती है। सेकेंड आता है मार्केट कंडीशंस, दीज विल इम्पैक्ट बिजनेस परफॉर्मेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ डाउन टर्न इन द इंडस्ट्री और इन द इकोनॉमी एज अ होल could have negative impact on the performance। सिर्फ अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस के अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट कंडीशंस क्या चल रही हैं। अगर मार्केट कंडीशंस ही नहीं सही चल रही तो हमारी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है, ठीक है ना, ये भी चेक करना पड़ता है। कॉम्पिटिटर्स, द एक्शंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी डिमांड मे डिक्रीज इफ कॉम्पिटिटर रिड्यूस प्राइस। हमने अपनी परफॉर्मेंस वगैरह सारी कैलकुलेट कर ली और हमने कहा यार सेल तो काफ़ी कम होगी, प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया, एम्प्लॉयज़ को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन हमने ये चेक नहीं किया कि भाई जो हमारा कॉम्पिटिटर था उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया था, इस वजह से हमारे कस्टमर वहाँ चले गए थे। एम्प्लॉयज़ की तो गलती नहीं थी इसमें। तो हमें एक्सटर्नल चीज़ें भी कंसिडर करनी होती हैं वाइल कैलकुलेटिंग और एनालाइजिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। देन अदर टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 7, ये भी जैसा हमने पढ़ा था उसी की तरह है, ठीक है, कि शेयर होल्डर्स का टारगेट अचीव हुए कि नहीं हुए, कस्टमर के अचीव हुए कि नहीं हुए। इसको भी जस्ट एक बार प्लेन रीड दे देना सॉल्यूशन से और ये भी अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए नहीं करा रहा ये क्वेश्चंस क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट ऐसा क्वेश्चन कराने का, क्योंकि तुम पढ़ोगे तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। When you will read you will get to know about everything। तो मैंने भी बोल के ही पढ़ाना है, ठीक है ना, तुम भी वैसे समझ जाओगे। सो दैट्स द पॉइंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी कैन डू एनी क्वेश्चन। तो गाइज ये चैप्टर भी हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके बाद आई विल स्टार्ट द वीडियो, आई विल कंप्लीट द नेक्स्ट चैप्टर, वो काफ़ी छोटा है, उसको भी मैं जल्दी से कंप्लीट कर लूँगा। चलो बाय गाइज, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।